नमस्कार, मैं jdapprove.com में प्रवीण जाखड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पिछले वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारा रेस्पॉन्स आ रहा है। जयपुर से भी आ रहा है, दिल्ली से भी आया, बॉम्बे से भी हमारे पास कुछ कॉल्स आए। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी के बारे में ऐसी बातें जो आप अपने चैनल पे बता रहे हैं, आज तक हमें किसी ने इतना खुलकर कभी बताई ही नहीं है। डिस्कशंस ही नहीं करते हैं। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो वो अपनी सेल्स की चतुराई सेल्समैन लगाने लग जाते हैं, बिल्डर लगाने लग जाते हैं, और वो कंफ्यूज करते हैं। वो सोचते हैं केवल हम अपना माल बेचते हैं। लेकिन आपके वीडियोस में हम लोगों को ये पता चल रहा है कि जब हम देखने के लिए जाएं प्रॉपर्टी, तो हमें किन क्वेरीज को करना चाहिए, क्या बातचीत करनी चाहिए, क्या सवाल उठाए जाने चाहिए, किसकी वजह से हम अच्छी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उससे पहले उस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए। ये सर्विस jdapprove.com की तरफ से भी उपलब्ध कराई जाती है, और ये देश की पहली ऐसी सर्विस है जो आपको प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन में हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंटली बताती है कि आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए तो किन ग्राउंड्स पे खरीदनी चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए तो किन ग्राउंड्स पे कर देना चाहिए। तो आप इस प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप आज एक प्रॉपर्टी लेते हैं, वो 20 लाख की हो, 40 लाख की हो, कोई फ्लैट लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उससे पहले आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया, आपके किसी दोस्त ने वहाँ पर फ्लैट ले लिया, और दोनों ने मिलके वहाँ आपने भी डिसीजन ले लिया कि हम भी फ्लैट ले लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, हम लोग 20,000 का मोबाइल लेने जाते हैं, खुद के लिए, बच्चे के लिए, परिवार में वाइफ के लिए, किसी के लिए भी। आप कितने फीचर देखते हैं 20,000 की चीज़ के लिए? आप कितने दिनों तक विचार करते हैं मैं मोबाइल लूँ या नहीं लूँ, मैं कौन सा मोबाइल लूँ, किस कंपनी को मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्यों मुझे प्रेफरेंस देनी चाहिए, इतनी सारी बातें सोचते हैं। उसकी स्पीड देखते हैं, रैम देखते हैं, उसकी मेमोरी देखते हैं, उसका मेगापिक्सल देखते हैं, कितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन आप 30-40 लाख रुपए का फ्लैट लेने से पहले क्या देखते हैं? जगुआर की फिटिंग लगी हुई है नहीं लगी हुई। आप देखते हैं कि मुझे किचन मॉड्यूलर मिल रहा है नहीं मिल रहा। फ्लैट तो लगभग सारे एक जैसे ही हैं। कैंपस के बारे में आप चिंता करते नहीं, और अपना एक मोटी जीवन भर की पूंजी उसके अंदर डाल देते हैं, और बाद में आपको नुकसान होता है और आप परेशान होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि G+3 में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, G+9 में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। G+3 मतलब 8-10 फ्लैट का एक कैंपस, जो छोटा सा कैंपस होता है। G+3 ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का बना हुआ होता है। G+9 में ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर बने हुए होते हैं, जिसमें 40-50 फ्लैट से लेकर 70-80 फ्लैट्स तक होते हैं। कौन सा सौदा आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस में आपको फ्लैट लेना चाहिए और किस में नहीं लेना चाहिए, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 7 ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग एक इंडिपेंडेंट हाउस की जगह हम लोग फ्लैट्स में जाना प्रेफर करते हैं, और वो है सिक्योरिटी। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे G+3 की सिक्योरिटी और G+9 की सिक्योरिटी। G+3 में आपने देखा होगा सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो होता है। बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन करके देता है वो इस तरह सारा मैनेज करता है कि उसको ना तो गार्ड लगाने की वो सोचता है कभी, ना वो कैमरे तक लगाने की सोचता है। G+3 के जितने भी कैंपस हैं आपके आसपास, आप उठा के देखिएगा, वहाँ पर अगर कैमरे लगाए गए हैं और गार्ड लगाए गए हैं, तो वो वहाँ की सोसाइटी या वहाँ पर 8-10 फ्लैट जो हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने ही वहाँ पर गार्ड की व्यवस्था की है, उन्होंने ही वहाँ पर कैमरे की व्यवस्था की है, और उस व्यवस्था को पूरा बिठाया। जबकि इसके कंपैरेटिवली आप G+9 में जाते हैं, जिसमें 44 फ्लैट हैं, जिसमें 60 फ्लैट हैं, या जिसमें 70-80 के करीब फ्लैट हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बिल्डर कैमरे की व्यवस्था ज़रूर करता है, कैमरे ज़रूर लगाता है, क्योंकि वो एक बड़ा कैंपस होता है और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। हम लोग आपको बताएं, G+3 में अगर आप कैमरे की व्यवस्थाएं करते हैं तो 6 से 7 कैमरों में काम चल जाता है, जिनकी आज की तारीख में लगभग कॉस्ट 25 से 35 हज़ार के बीच में आती है। वो वेरी करता है कि आप किस क्वालिटी के कैमरे अपने यहाँ पर लगवाना चाह रहे हैं। लेकिन G+9 में बाई डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। गार्ड की व्यवस्था, क्योंकि पूरी सोसाइटी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है और काफ़ी सारे फ्लैट्स होते हैं, तो थोड़ा सा एक मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। और दूसरा, कैमरे की व्यवस्था आपका बिल्डर जो है वो आपको पहले से करके देता है, क्योंकि वो उसके प्रमोशनल, एक तरह से माल बेचने की पैकेजिंग का एक पार्ट होता है कि हम लोग बड़ा सिक्योरिटी के साथ इसको मेंटेन कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा फ्लैट दे रहे हैं। तो इन दोनों में हम लोग देखें तो G+9 में आपको फ़ायदा होता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि जब आप G+3 में फ्लैट लेते हैं, G+9 में लेते हैं, तो आपको कुछ सुविधाएं हैं जो सेम कॉस्ट पे करने के बाद में भी नहीं मिल पाती हैं। जैसे आप G+3 में फ्लैट लेते हैं, आपको 32-35 लाख 40 लाख का मिलता है। G+9 में भी लगभग यही कॉस्ट आती है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई फ़र्क होता है कारपेट एरिया की वजह से या स्क्वायर फीट की वजह से, वो कोई इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन आप देखिए, G+3 में आपको कभी भी क्लब एरिया नहीं मिलेगा, कभी भी आपको जिम नहीं मिलेगा, कभी भी आपको किड्स का प्ले एरिया नहीं मिलेगा, कभी भी आपको कोई गार्डन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं होती है। वहाँ तो एनक्रोचमेंट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपको इस सुविधाएं कभी नहीं मिलेंगी।
G+9 में छोटा भी कैंपस है जिसमें 40-50 फ्लैट भी अगर बिल्डर ने बनाए तो वो कोशिश करेगा छोटा सा गार्डन ही बनाएगा, वो बना के ज़रूर देगा। आप नोटिस कीजिए, छोटा सा जिम ही बनाएगा, भले ही वो 1000 स्क्वायर फीट में बना दे, 2000 स्क्वायर फीट में बना दे, लेकिन छोटा मोटा वो बना के देगा। आपके पार्किंग एरिया में ही बना देगा, भले ही उसको अनुमति नहीं है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर कुछ मैनेज कर देगा ऐसा, जो कि नक्शे में तो नहीं दिखाएगा लेकिन फिर भी आपको वो सुविधा दे देगा। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो G+3 में आपको नहीं मिलती हैं, G+9 में आपको मिल जाती हैं। और एक चीज़ और, जो आजकल रूफ टॉप गार्डन भी जो प्रमोट किया जा रहा है वो अमूमन G+3 में नहीं मिलता है, जो G+9 में आजकल फिर भी बिल्डर देने लगे हैं और उसको थोड़ा प्रमोशनल पैकेजेस में शामिल करने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को कंपेयर करें तो G+9 में आपको फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, मेंटेनेंस को लेके इश्यूज आते हैं। हर कॉलोनी, छोटी कैंपस हो बड़ा कैंपस हो, किसी में भी मेंटेनेंस को लेकर लगातार इशू बने रहते हैं। लेकिन G+3 में एक बहुत ही बड़े डिस्प्यूट को हम लोगों ने देखा है। हम लोग कई सारे कैंपस में गए, लोग हमें बुलाते रहते हैं, तो हम लोग अलग अलग कैंपस में जाके अपना डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं हमारे लोग वहाँ पर जाके। तो वो जो डाटा हमारे पास सारा कलेक्ट होकर आता है, वहाँ पर हमें पता चला है कि G+3 में मेंटेनेंस को लेकर डिस्प्यूट्स क्या आते हैं कि आपको जब मेंटेनेंस देने की बारी आती है, 8-10 फ्लैट हैं, 3 लोग मुकर गए कि हम लोग फ्लैट का मेंटेनेंस नहीं देंगे, हमने तो बिल्डर को पैसा दिया है, हम क्यों दें मेंटेनेंस का पैसा, हमने तो जो देना था वो दे दिया बिल्डर को, हम बिल्कुल नहीं देंगे। या वो प्रभावशाली लोग हैं, या वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसका मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन वो दबदबा रखते हैं कि हम लोग नहीं देंगे, आप बिगाड़ लीजिए, क्या बिगाड़ना है। ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। 7-8-10 फ्लैट में 2-3 लोग हैं जो वो नहीं देते हैं पैसा। इससे आपके मेंटेनेंस प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बजट बहुत लिमिटेड होता है। 8 लोग होते हैं, 3 लोगों ने नहीं दिया तो 5 लोग कहते हैं कि हम उनकी भरपाई हम क्यों करें। तो वो रोज़ाना तनाव बनना शुरू हो जाता है, अध्यक्ष के लिए माथाफोड़ी हो जाती है, सेक्रेटरी के लिए परेशानी हो जाती है, और आपस में लोग आए दिन गाली गलौच, डिस्प्यूट्स, गुस्सा करना, एक दूसरे पर आक्रोशित होना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आप सेम चीज़ें अगर G+9 में जाएंगे तो वहाँ पर होगा क्या। मान लीजिए 44 फ्लैट हैं, 60 फ्लैट हैं या 90 फ्लैट हैं, G+9 का एक टावर बना हुआ है, उसमें होगा क्या, 10% लोगों ने मान लीजिए मेंटेनेंस नहीं दिया। 40-44 फ्लैट में से 4 लोगों ने नहीं दिया, 5 लोगों ने नहीं दिया, 6 लोगों ने नहीं दिया, लेकिन बाकी लोगों ने तो दिया। ऐसे में कोई ये ऑब्जेक्शन उठाने वाले लोग कम होते हैं कि उन 4 का पैसा भी हम क्यों दे रहे हैं, उनसे भी वसूली की जाए। अगर वो नहीं दे रहे तो सोसाइटी कहती है चलिए हम सोसाइटी तो मैनेज करें, सोसाइटी में काम तो चलते रहे, गार्ड्स के लिए, क्लीनिंग को लेके या दूसरी जो समस्याएं होती हैं वो कभी भी बाधित नहीं होती हैं। वो जो चीज़ें हैं, वो समस्याएं आपके लिए खड़ी नहीं होती हैं, जबकि G+3 में वो समस्याएं बन के खड़ी हो जाती हैं। डिस्प्यूट होते ही वो सारी व्यवस्था वहाँ पर बिगड़ जाती है। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा है कॉमन एरिया की क्लीनिंग को लेके। आप देखना G+3 के अंदर कॉमन एरिया में बिल्कुल भी क्लीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई जो ये ऐसी कैंपस हैं जहाँ पर लोगों ने एक अच्छी सोसाइटी बना ली है, कोऑर्डिनेशन अच्छा कर लिया है, जैसे तैसे वहाँ पर मैनेज करके क्लीनिंग करवाई जाती है, कोई गार्ड रखा जाता है, उसके परिवार को रख लिया जाता है, उसी से क्लीनिंग, गाड़ी साफ़ कराना या कॉमन एरिया साफ़ कराना, उसको उसका कुछ पैसा दे दिया जाता है, उस गार्ड का भी खर्चा निकल जाता है और वो कैंपस भी क्लीन हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम कैंपस में हो रहा है, क्योंकि गार्ड रखना अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो वो थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। लेकिन G+9 में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि कॉमन एरिया के ऐसे क्लीनिंग जैसे इश्यूज़ हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि क्लीनिंग सही रहता है पूरा मामला। क्योंकि 40-50 फ्लैट या इससे ज़्यादा फ्लैट वाले में एक मेंटेनेंस सोसाइटी होती है, वो अच्छे से कैंपस को मेंटेन करती है और उसमें ये सारे इश्यूज़ नहीं आते हैं। बहुत बड़ी समस्या है बिजली के कॉमन मीटर की। हमने ये देखा है बहुत सारी जगह, हम लोग जब देखने के लिए गए, जब हमें बुलाया गया तो वहाँ पर हमने G+3 के कैंपस भी देखे। वहाँ पर G+3 में क्या था कि कई जगह कॉमन मीटर बनाए हुए हैं। होता क्या है कि अगर आप इंडिपेंडेंट मीटर लगाते हैं अपना, तो उसके कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं फ्लैट के अनुसार, और वो बिजली विभाग को करने होते हैं। वो अच्छा खासा अमाउंट होता है। अब होता क्या है कि जब बिल्डर आपको हैंडओवर करता है प्रोजेक्ट, तो वो उस दौरान आपका एक मेन मीटर उस प्रोजेक्ट का लगा देता है, और फिर आपके मीटर आपके फ्लैट्स में लगा देता है। इससे क्या होता है कि आपको पूरा जो भी बिल आता है उसको कॉन्ट्री करना होता है। कॉन्ट्री कैसे करेंगे कि आप अपने घर के, अपने फ्लैट का जो यूनिट्स आएंगे उसको कैलकुलेट करेंगे, आपके दूसरे फ्लैट वाला जो पार्टनर है या आपका पड़ोसी है वो अपने फ्लैट का यूनिट कैलकुलेट करेगा, और उसको लेके बैठेंगे और हर महीने उस कॉमन मीटर का हिसाब करेंगे। बिल्डर शुरुआती खर्चे से बचने के लिए, अपने हर फ्लैट पे लगने वाले 30-40 हज़ार रुपये बचाने के लिए आपके ऊपर वो 30-40 हज़ार रुपये का बर्डन डाल देता है। ये ऐसा G+3 में होता है, हम लोग आपको बताएं। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके पास कोई समाधान नहीं है, बिल्डर ने उनको शुरू में बताया नहीं, और जब वो अपना पहला फ्लैट लेने गए तो उन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि मीटर को लेके भी ऐसे समस्या आ जाती है। आप जब भी G+3 के अंदर फ्लैट लेते हैं तो बिल्डर से साफ तौर पे बात कीजिए कि भैया हमारा मीटर सेपरेट हो, और उसके लिए सेपरेट चार्जेस आपने जमा करवा दिए हैं क्या बिजली बोर्ड में, वो आप हमें उसकी रसीद दीजिए, वो क्लियरेंस दीजिए।
उसके साथ ही जो दे रहा हो, इसका मतलब आप समझिए वो बिल्डर अच्छा काम कर रहा है और वो साफ़ सुथरा ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ को रखते हुए आगे बढ़ रहा है। आप उस बिल्डर को प्रेफरेंस दीजिएगा। लेकिन हम लोग देखें यही समस्या G+9 में, तो आपको G+9 में इस तरह के इश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे। वो बिल्डर के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है, एक उसकी रेपुटेशन जुड़ी होती है बिल्डर की, तो उस रेपुटेशन में वो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं सोचता है। वो आपको टोटल यूनिट कॉस्ट में वो कॉस्टिंग ले लेगा, लेकिन आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि G+3 में इस मामले में जो मीटर को लेकर साफ़ सुथरी डील कर रहे हैं, आप इसका थोड़ा वॉच कीजिएगा, जब भी आप देखने जाए तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन G+9 में आपको अमूमन ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी G+9 फ़ायदे में है। छठी समस्या है सेटबैक को लेकर इश्यूज आते हैं। G+3 में सेटबैक के रूल्स की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, G+3 के बिल्डर हैं, वो सोचते हैं हम लोग 8-10 फ्लैट बनाएंगे और उनको बेच देते हैं, और वो मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री जो है वो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली कस्टमर को है। तो आपको सेटबैक रूल्स की जो उल्लंघन किया जाता है वो आपको G+3 में ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको निश्चित तौर पर G+9 में ऐसे इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। इसका एक बहुत मोटा कारण है। मोटा कारण क्या है कि हमने आपको पहले ही बताया कि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अब बिल्डर का अच्छा खासा पैसा लगा होता है, तो बिल्डर भी कहीं भी ऐसे छोटे मोटे मामलों में रिस्क लेना पसंद नहीं करता है। वो भी चाहता है कि मेरी सोसाइटी थोड़ी क्लियर हो, क्लीन रहे। मतलब वो किसी भी ऐसे टेक्निकल इशू में फंसना नहीं चाहेंगे जिससे उनका 10-5 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया फंस जाए वो किसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो ऐसे किसी डिस्प्यूट से बचने के लिए उसको सेटबैक जैसे रूल्स हैं, छोटी मोटी मिसिंग करते हैं बिल्डर। जो जैसे हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स में चोरियां पकड़ी हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डर को कहा गया है कि आप 20,000 स्क्वायर फीट बना सकते हैं, बिल्डर ने 21,000 स्क्वायर फीट निकाल दिया। 1,000 स्क्वायर फीट कैसे निकाला है वो थोड़ी होशियारी और समझदारी लगाई, लेकिन वो आम आदमी के पकड़ में नहीं आती है। और अमूमन जांच एजेंसियां या फिर जो हमारी बॉडी है, हम लोग कह सकते हैं जयपुर विकास प्राधिकरण, जहाँ से नक्शा अप्रूव होता है, वो इतना गौर नहीं किया जाता है। वो सब चीज़ें मामले मैनेज हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी इतना फ़र्क नहीं डालती है। लेकिन छोटे कैंपस G+3 में इस बात के बड़े मायने हो जाते हैं कि सेटबैक के रूल्स, जिनकी वजह से आपको बार बार समस्या हो सकती है, फ्यूचर में समस्याएं हो सकती हैं, तो आप बच के रहिए। और G+3 में अगर आप लेते हैं फ्लैट, तो सेटबैक रूल्स के अनुसार जो काम कर रहा है उसी बिल्डर का फ्लैट लीजिए, वरना आपको बाद में समस्याएं आने वाली हैं। क्योंकि सेटबैक के मामले में G+9 में आपको अमूमन समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। सातवीं हम लोग बात करें तो सहूलियत के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब आप G+3 लेते हैं और G+9 लेते हैं, तो इनमें एक बड़ा डिफरेंस होता है, सोशल डिफरेंस हम लोग कह सकते हैं। देखिए रेट्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। हम आपको बताएं G+3 आपको कोई 32 लाख में बेच रहा है, तो G+9 वाले में भी आपको वही 2 BHK 32 लाख, 33 लाख, 31 लाख, 28 लाख, वेरी ज़्यादा नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि स्क्वायर फीट कितना है, उस पर छोटा मोटा फ़र्क पड़ता है। लेकिन प्रेफरेंस आपको देना चाहिए G+9 पे, क्योंकि आपको एक और बड़ी चीज़ है जो G+9 में कई बार मिलती है, जो G+3 में नहीं मिलेगी। वो है आपको कुछ सोशल चीज़ें ऐसी हैं, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो आपको G+3 में कभी नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेडिकल कैंप्स। कई बार क्या होता है कि कई कंपनियां अपने मेडिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, कई लेबोरेटरीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा देती हैं। वो आपका BP, शुगर, छोटी मोटी चीज़ें जो वो आपका टेस्ट करेंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगी। वो अपना मार्केट डेवलप कर रही होती हैं। लेकिन आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, ऐसी कंपनियां जो कि मेडिकल कैंप लगाएंगी, कोई NGO की तरफ से कोई कैंप लगेगा या कोई और सुविधा लगेगी, कोई बैंकिंग की तरफ से कोई फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, जिसमें कोई डीमैट अकाउंट खुलना है, कोई बैंक अकाउंट्स खुलने हैं, वो ज़ीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट्स खुलने हैं, कोई अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रमोशन है, या कोई कैनोपी लगा के कोई अपनी अच्छी चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें G+3 में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप एश्योरेंस देखिए, आपके जो लोग G+3 में रह रहे हैं, आप उनसे कभी भी पूछ के देखिए, आपको कभी किसी ने मेडिकल चेकअप कैंप लगाए? वो कहेंगे बिल्कुल नहीं लगाया। कोई बैंक की तरफ से कोई आया, कोई NGO की तरफ से कोई आया, कोई और किसी सोसाइटी की तरफ से आया, तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि होता क्या है कि G+3 में जो लोग रहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एक आम आदमी हम लोग कह सकते हैं, हमारे जैसे परिवारों के लोग हैं वो रहते हैं। वो अपने नौकरी पेशा है, नौकरी पे चले जाते हैं, पीछे से महिलाएं रहती हैं, जहाँ पर ना कैंप लगाने कोई आता है, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन G+9 में क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस चले गए हैं, तो वहाँ एक आबादी होने की वजह से इस तरह के कैंप आपको मिलते हैं, जिसके कई बार बहुत अच्छे सोशल बेनिफिट्स हम लोग आपको कह सकते हैं, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। देखिए आज इस वीडियो में हमने आपको दो चीज़ें बताई, G+3 के फ़ायदे और नुकसान, G+9 के फ़ायदे और नुकसान। लेकिन इन दोनों को जब हम 7 ग्राउंड्स पे कंपेयर करते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि G+3 के कंपैरिजन में G+9 लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा आपके लिए हो सकता है। हमने ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपको कहीं पे भी लगता है कि मुझे G+3 ही लेना चाहिए और G+3
बनाने वाला बिल्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम लोग निश्चित तौर पर आपको कहेंगे कि आपको जो अच्छा काम कर रहा है, आपकी सिक्योरिटी के लिए ध्यान रखना है, आपके बिजली के मीटर, आपकी क्लीनिंग, आपके मेंटेनेंस, आपकी चीज़ों को व्यवस्थित करके अगर बिल्डर आपको सोसाइटी हैंडओवर करने को तैयार है तो आप G+3 को ज़रूर प्रेफरेंस दे सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप सब चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद में। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, G+9 में कंपैरेटिवली G+3 के काफ़ी सारी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। तो हम जब अपनी जीवन का अच्छा खासा पैसा है जो पूरी पूंजी उसके अंदर लगा रहे हैं तो क्यों नहीं हम G+3 की जगह G+9 को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं, ताकि परिवार थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित रहे, थोड़ा एरिया क्लीन रहे, थोड़ा मेंटेनेंस के इश्यूज से हम लोग बचे रहें, रोज़ाना की किचकिच झिकझिक से हम लोग बचे रहें और हम एक शांत सुकून से ज़िंदगी थोड़ा जी सकें। हम लोग आपके लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में सोचिएगा, क्योंकि हम लोग एक वेरिफिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आपको कहीं पे भी आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, हम लोग उसका एक आपको वेरिफिकेशन करके दे सकते हैं, जिसके लिए हमारी एक स्पेशल टीम है जो केवल वेरिफिकेशन के ऊपर काम करती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी ही जोरदार जानकारियों के साथ। नमस्कार।